बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, हमने वो डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट और एक्सपेंस का। आई थिंक यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस को। जी बेटा, यही था, ऐसे ही था। यस सर। ओके, लास्ट क्लास हमने जो स्टॉप यस की थी वो यहाँ पे स्टॉप की थी हमने कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस की कितनी टाइप्स होती हैं। क्या होता है बिजनेस, मैंने डेफिनेशन का लास्ट टाइम आपको लिखवा दी थी। तो एनी लीगल एक्टिविटी होती है परफॉर्म फॉर अर्निंग और जनरेटिंग प्रॉफिट। जी बेटा, हर वो लीगल एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और बिजनेस की बेटा हमने 3 टाइप्स पढ़नी थी। एक थी सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन थी बेटा पार्टनरशिप, एंड थर्ड वन थी कंपनी। ओके, तो हमने पहले से स्टार्ट किया था। पहली थी हमारे पास बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इट्स अ वन मैन शो। वन मैन शो का मतलब होता है बेटा सिंगल ऑनर होता है और वही सारे के सारे प्रॉफिट और वही सारे के सारा जो लॉस है उसका जिम्मेदार होता है। एक ही मालिक होता है, वही मालिक होता है, वही मैनेजर होता है, वही प्रॉफिट फेस करता है, वही लॉसेस फेस करता है। इसकी बेटा बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास मेडिकल स्टोर ले लें, जनरल स्टोर ले लें, डिपार्टमेंटल स्टोर ले लें, जिसमें यानी सिर्फ सिंगल ओनर होगा। वन मैन शो का मतलब होता है सिंगल ओनर। अच्छा, दूसरा बेटा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लाइबिलिटीज का। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती है? अपनी माइक बेटा म्यूट रखें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अपना माइक ऑन कीजिएगा। लाइबिलिटीज होती है बेटा एनीथिंग पेएबल, यानी हर वो चीज जो आपके जिम्मे पेएबल है वो आपकी लाइबिलिटी है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज? एनी आइडिया? सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटीज होती है बेटा वो अनलिमिटेड होती है। एनीवन, एनी आइडिया? सर अक्सर ऐसा होता है ना, मैं जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, तो हम जो थोक के कारोबार है उनसे ले जाते हैं चीजें, मतलब घी वगैरह, चीनी की बोरियां वगैरह। तो एक तो किस्तों में भी उनसे वापस कर सकते हैं, और ये भी होता है अक्सर चीजें होती है जो बड़ी, जिनकी मतलब अच्छी सेल होती है, वो चीज को बेच के फिर वो कंपनी के जो हैं आगे जिनको उन्होंने ली हुई ना पार्टनरशिप, उनको वापस करते पैसे। सीजनल जिसे आप कहते हैं कि मतलब एक कपड़ा उठा लिया सर्दियों का, सर्दियों में बेचा, गर्मियों में सेल को वापस कर दिया, फिर गर्मियों को उठा लिया, मतलब आप उधार वाली जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब बेटा ये है, लाइबिलिटीज का मतलब है पेएबल, जो आपने पे करना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, आपने जनरल स्टोर खोला, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, आप नहीं चला सके उसको, तो जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं, अभी डेफिनेटली आपने चीजें उधार पे उठाई थी, आपने लोन लिया हुआ था या लोगों से आपने चीजें उठाई थी उधार के ऊपर, उनके पैसे देने हैं। इसका मतलब ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, ए पर्सनल प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इट मीन दैट कि अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो बेटा आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच दिया जाएगा। यानी जब तक आप पैसे वापस नहीं करेंगे तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। अगर आपका घर है तो घर बेच दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। जब तक सारी की सारी चीजें बिक नहीं जाएंगी और आप लोगों के पैसे वापस नहीं कर देते तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब सर गिरवी रखवाने वाला जो मतलब हम सिस्टम। गिरवी नहीं रखवाते। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे उधार ले लिया, ठीक हो गया, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, मेरे पैसे वापस नहीं कर पा रहे, तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टीज कहेगी, जिसकी प्रॉपर्टीज बेच के जो है इस बंदे के पैसे वापस किए जाएं। दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि जब तक आप मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। अगर आपके पास घर है तो वो बेच के पैसे लोगों को दिए जाएंगे, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो वो बेच दी जाएगी। मतलब हमें, आपने मुझे गिरवी नहीं रखवाई थी, लेकिन अगर आप पैसे वापस नहीं कर पा रहे, आपने बैंक से लोन लिया था, लोन वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक आपकी चीजों को बेच देगा, चाहे गिरवी रखवाया था चाहे नहीं रखवाया था। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो चीज सारी सारी की सारी बेच दी जाएंगी। जब तक आप लोगों के पैसे वापस नहीं करेंगे तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटीज।
अब आप ये भी सोचो, जैसे जमीनें प्लाज हो जाती हैं, जमीन पे किसी ने कर्जा लिया हो तो नहीं पेबल कर सकते, तो जमीन की बोली लगती है, वो बेच देते हैं, फिर बिल्कुल बाकी ऐसे ही जो है। तो मालिक को और बाकी बैंक को। वो तो उसमें तो देखें, उसमें तो ये है ना कि आपने चीजें प्लेज करवाई हुई थी, उसमें तो रिस्क ही कोई नहीं बैंक को। अगर आपने चीजें प्लेज नहीं भी करवाई, आप मेरे साथ कारोबार कर रहे हैं, आपने मुझसे 10 लाख रुपए की चीजों उधार पे उठा ली, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, आपने कहा जी कि हम सर मटेरियल घी वगैरह, चलो चीनी वगैरह मैंने उधार पे, जिस तरह हम कंपनी से चीनी उधार पे उठा लेते हैं यार के 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, आप नहीं दे पाए। आपने कौन सा चीनी मेल वालों को, मेल वाले तो आपकी रेपुटेशन के ऊपर आपके साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन खुदा ना खास आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपकी जान छूट गई, कि आप बस आप जी आप कहें जी मैं तो खाली हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो अब वो केस कर सकती हैं आपके ऊपर, केस करके अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई भी घर है, कोई भी चीज है, तो वो सारी की सारी बेच दी जाएंगी। यानी तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक आप पैसे वापस नहीं कर देते। ये बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटीज हैं वो आपने देनी ही देनी होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर तो आपने गिरवी रखवाई है फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो उन्होंने बेच के खुद ही पैसे ले लेने हैं। अगर आपने बैंक के पास अपनी चीजें गिरवी रखवाई हैं तो बैंक क्या करेगा? अगर आप बैंक का लोन वापस नहीं करते तो बैंक जो है वो चीजें अपनी सेल आउट करेगा, आपकी मार्केट प्राइस के ऊपर बोली लगाएगा और अपने पैसे ले लेगा। पार्टनरशिप बेटा, ये तो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? सर ये सर बाद में जी जी सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है हमारी गवर्नमेंट, वो भी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आएगा ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ, आईएमएफ से कर्जा वगैरह लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जब तक आप उनके पैसे वापस नहीं, हाँ आप खुद छोड़ दे तो छोड़ दे, अगर वो आईएमएफ खुद छोड़ दे तो छोड़ दे, अदरवाइज अगर आप उनके पैसे वापस नहीं कर पाते तो हम क्या कर रहे हैं, जो उनकी शर्तें होती है वो आपको माननी पड़ती हैं। वो कहते हैं ये काम करें तो आप वो करते हैं, वो कहते हैं ये काम करें तो वो आप करते हैं। जिस तरह अक्सर सुनने में आ रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जी वो हम सेल कर रहे हैं, उनको हम गिरवी रखवा रहे हैं। जिस तरह आप देखिए अभी आजकल बड़ी न्यूज चल रही थी कि एयरपोर्ट गिरवी रखवाए हुए इन लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गिरवी रखवाए हुए हैं। इट मीन दैट कि अगर वो चाहे तो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कह सकता है कि हमने इन चीजों को सेल आउट करना है, इनको प्राइवेटाइज करना है, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, दे हैव द राइट, अगर आपने उसको गिरवी रखवाया। सर हमारी मोटरवेज भी तो गिरवी में ही हाँ रखी हुई है। मोटरवे भी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की मोट- जितनी भी चीजें हैं, अगर वो गिरवी रखवाएंगे तो बेटा डेफिनेटली वो कभी भी आ सकते हैं। हाँ अगर वो अभी तक नहीं आ रहे तो वो उनकी मर्जी है। हम कहते थे हमें टाइम देते, हमें मोहलत देते तो हमें मोहलत दे देते थे, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम उनकी बातें मान लेते हैं, शर्तें मान लेते हैं, हमें टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर वो लीगली चैलेंज करे तो वो कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके बेटा, पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं वो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, यानी मिनिमम 2 लोग होते हैं, और इसके बाद अलावा जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो 50 तक हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। अदरवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितने तक आप लोग चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बेटा एक वर्ड यूज होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट का नाम देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है, एक डीड होता है, लीगल पेपर पर लिखा जाता है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल कितने पार्टनर्स होंगे, किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, किसका कितना प्रॉफिट होगा, कौन किसका लॉस होगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन क्या परफॉर्म करेगा, उसको आप एक लीगल पेपर के ऊपर लिख लेते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता पार्टनरशिप फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो फिर उस डीड के मुताबिक जिसका जितना जितना हिस्सा लिखा हुआ था उसके मुताबिक जो है वो हिस्सा आपको मिल जाता है। यानी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि भाई आपने कितने पैसे दिए थे, मैंने कितने पैसे दिए, मैं कितना प्रॉफिट लूंगा, आप कितना प्रॉफिट लेंगे, एंड सो ऑन। जितनी भी लीगल कार्रवाई होती है वो सारी की सारी इस पेपर में लिखी होती है। अगर आप ये पेपर नहीं लिखते, अगर आप ये पेपर नहीं लिखते तो फिर पार्टनरशिप एक्ट है हमारे मुल्क का, उसके मुताबिक फैसला होगा। और उसके मुताबिक फिर ये होता है कि आपको 50-50 यानी 50-50% आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर 2 लोग हैं तो 50-50% आपको मिल जाएगा। अब हो सकता है पैसा सारे का सारा मैंने लगाया हो, आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो, यानी जिस तरह अक्सर हम कहते हैं पैसा मेरा, काम तुमने करना है, हम लोग पार्टनरशिप इस तरह से भी कर लेते हैं। लेकिन अगर तो आप इसको लिख लेंगे लीगल पेपर के ऊपर, फिर तो आप उसके मुताबिक ही उसको खत्म करेंगे पार्टनरशिप को। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो मे पॉसिबल फिर आपको लॉस भी बियर करना पड़े। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट पे जाएंगे तो जो एक्ट में लिखा होगा कि भाई अगर आपने जो इसके मुताबिक आपको 50-50 मिलेगा तो फिर दोनों को 50-50 मिल जाएगा। ये तो बेटा हमारे इस्लाम के अंदर भी है कि जब भी आपको कारोबार करें तो उसको लिख लिया करें। तो लिखने का फायदा यही होता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट आप उसके मुताबिक जो है उसको खत्म कर सकते हैं। बताएं, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है इसकी लायबिलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेड होंगी या अनलिमिटेड होंगी?
इसकी जो लायबिलिटीज होती हैं बेटा वो भी अनलिमिटेड होती हैं। यानी जितने भी मालिक हैं, अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम 5 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, कोई भी बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो बेटा हम पांचों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट्स। यानी मेरे भी प्रॉपर्टी बिकेगी, आपकी भी बिकेगी, थर्ड की बिकेगी, फोर्थ की भी बिकेगी, फिफ्थ की भी बिकेगी। जब तक आप लोगों के पैसे वापस नहीं कर देते तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड पार्टनर का। अच्छा, लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने कहा कि सर आप हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं आपके साथ आ जाता हूँ बिजनेस के अंदर, आपको पैसों की जरूरत है। मैंने कहा चलो यार मैं 5 लाख रुपया लगा देता हूँ। आप लेकिन आप उसमें पेपर में ये लिखो कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बेचूंगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ माई प्रॉपर्टीज थ्रू माई प्रॉपर्टी। यानी मैं अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बात आप डीड में लिखो। अगर आप लोग विलिंग हो जाते हैं, आप लोग एग्री हो जाते हैं, ठीक है जी हम लिख लेते हैं, और आप उसको लिख लेते हैं, तो बेटा मैं आपके पार्टनर में से कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। यानी अगर हम 5 लोग हैं और बाकी जो 4 लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। और ये बात आपने डीड या एग्रीमेंट में लिखनी है। अगर आप लिखते हैं तो आप कौन सा पार्टनर बन जाएंगे? आप लिमिटेड पार्टनर बन जाएंगे। लिमिटेड का सर ये मतलब लिमिटेड पार्टनर, जी बोले। सर ये लिमिटेड पार्टनर जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर बिजनेस लॉस भी होता है तो फिर इनकी इन्वेस्टमेंट इनको वापस की जाएगी? नहीं, वो देखिए अगर पैसा डूब गया तो वो डूब जाएगा। उसके लिए वो ये नहीं कहेगा जी मेरा पैसा मुझे वापस करें। अगर पैसा डूब गया तो वो डूब जाएगा, लेकिन आगे बचत क्या होगी? बचत सिर्फ ये होगी कि अगर फर्दर किसी लोगों के पैसे देने वाले रह जाते हैं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचने दूंगा। इसका पैसा भी अगर डूबता है तो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। वो इसमें इसकी गारंटी नहीं है कि आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। सिर्फ ये गारंटी है कि आपकी प्रॉपर्टी बेचने नहीं आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी की बोली नहीं लगेगी, बाकियों की लगेगी। ठीक है। अगर आपको विलिंग है तो आप ऐड कर लें, अगर आप विलिंग नहीं है तो आप ना ऐड करें। लाजमी तो नहीं कि आपने लाजमी मुझे ऐड करना है। आप कहें नहीं सर ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अपनी प्रॉपर्टियां बेचें आपकी ना बेचें, मैं फिर नहीं ऐड दूंगा। आप ना करें मुझे ऐड, लेकिन अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मुझे ऐड कर लें। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर कि आपने ऐसे पार्टनर को ऐड करना है या नहीं करना। ऑप्शन अवेलेबल होती है। मतलब सर लिमिटेड पार्टनर में कोई भी शर्त आ सकती है उसकी कोई भी क्या आ सकती है? तो ये बेटा शर्त आ सकती है उसकी, मतलब कोई भी, जैसे आपने कहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं। देखिए लिमिटेड पार्टनर की सिर्फ यही शर्त होती है। लिमिटेड का मतलब बेटा देखिए, वर्ड देखिए, अनलिमिटेड और लिमिटेड का वर्ड देखें। लिमिटेड वो बंदा होगा जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं बेची जाएंगी, और अनलिमिटेड वो होगा जिसकी प्रॉपर्टीज बेची जाएंगी। शर्त यही होती है कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अगर आपने ये लिख दिया तो वो लिमिटेड पार्टनर है। बाकी जो शर्तें शरायतें वो तो आपकी आपस की तय करता है ना, कि मैं इतना हिस्सा लूंगा, मैं इतना हिस्सा दूंगा, आप इतना हिस्सा लेंगे, आप ये काम, वो तो आप जो मर्जी बैठ के तय कर लें। मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेचने और ना बेचने की बात कर रहा हूँ, लिमिटेड और अनलिमिटेड के पॉइंट ऑफ से। देखिए मैंने ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी है? पर्सनल प्रॉपर्टीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। और लिमिटेड में क्या होता है? पर्सनल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। यानी जो पैसा लगाया था वही डूबेगा, बाकी आपकी प्रॉपर्टीज को नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा जो मर्जी शर्तें शरायतें रखें वो आपकी मर्जी है, आपके पार्टनर्स के दरमियान। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं पैसे दे देता हूँ, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके बिजनेस में टाइम नहीं दे सकता, ठीक है आप लिख लें भाई इसने टाइम नहीं देना, इसने सिर्फ पैसा लगाना, लिख लें। फिर वो मैं भी आप लोग कहेंगे सर ठीक है आपने टाइम नहीं देना, हम आपको प्रॉफिट कम देंगे, ठीक है मैं कहता हूँ मुझे प्रॉफिट कम दे दे। वो तो आपकी अपनी शर्तें शरायतें बैठ के तय कर ले। ये मेन शर्त है जो मैंने आपको बताई कि भाई अगर मेरा पैसा डूबा कोई बात नहीं है, डूब जाए, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचने दूंगा। अगर इस पे आप विलिंग होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, कोई छोटी सी बात नहीं होती। और बिजनेस फ्लॉप हो सकते हैं डेफिनेटली। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसकी लाजमी तो नहीं कि उसमें कामयाबी होना है, वो फेल भी हो सकता है। तो फेलियर की सूरत में फिर क्या करना है, उसके लिए फिर आपने ये सोचना होता है। जी और कोई क्वेश्चन बेटा? क्लियर हो गया बेटा? जी सर। यस सर। कंपनी के ऊपर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को बेटा हम डिफाइन करते हैं कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को बेटा हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है मसनूई आदमी, यानी ऐसा चीज जो कि आपने मसनूई तौर पे बनाई होती है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें बेटा होता क्या है कि इसमें ग्रुप ऑफ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, और वो जो लोग होते हैं वो सारे के सारे कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया होगा शेयर या शेयर होल्डर का, अगर नहीं भी कॉन्सेप्ट दिया तो मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा।
अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी पेप्सी कंपनी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेप्सी कंपनी, कोक हो गया, नेस्ले हो गया, यूनिलीवर हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है। अब पेप्सी कंपनी में कोई बंदा फ्रॉड कर देता है, फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस मैनेजर था, उसने फ्रॉड कर दिया, तो क्या होगा, कहा जाएगा जी कि पेप्सी कंपनी ने फ्रॉड किया, उसमें ये नहीं कहा जाएगा मिस्टर अदनान ने फ्रॉड किया। नाम किसका यूज होगा, पेप्सी कंपनी ने केस कर दिया सैमसंग के ऊपर, सैमसंग ने केस कर दिया आईफोन के ऊपर, आईफोन ने केस कर दिया फलां कंपनी के ऊपर। कभी ये बात आती है कि मिस्टर फलां ने केस किया, मिस्टर फलां ने केस किया? नो। कंपनी के तौर पे बेटा हम यूज करते हैं कंपनी का नेम, यानी कंपनी का नेम यूज करते हैं। अब इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, इसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्यों ट्रीट करते हैं? उसकी बेटा रीजन ये होती है, एक कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है। ये जो बेटा स्टूडेंट्स बार बार बीच में ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, काइंडली आप टाइमली ज्वाइन किया करें, ये मुझे बार बार लिखते हुए ना फिर आप लोगों को बीच में ज्वाइन करना पड़ रहा है। और इसमें जो ऑनरशिप होती है बेटा वो सेपरेट होती है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, वही बंदा मालिक था, वही बंदा जो था वो बिजनेस को रन कर रहा था। पार्टनरशिप के अंदर वही लोग मालिक थे और वही बिजनेस को रन कर रहे थे। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसे नहीं होता। कंपनी के अंदर बेटा जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है और जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये सेपरेट कैसे होती है? अच्छा ये जो मैनेजमेंट होती है बेटा इसको हम बोलते हैं BODs। BOD स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते कहां से हैं? इनको सिलेक्ट कौन करता है? इनको सिलेक्ट करती है बेटा ये ओनरशिप। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि ये ओनरशिप कहां से आती है? मार्केट में बेटा एक पेपर होता है जिसका नाम होता है शेयर। शेयर एक पेपर होता है, हम लोग वो पेपर खरीदते हैं, जो बंदा उस पेपर को खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है बेटा वो कंपनी का ओनर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये शेयर क्या होता है? मैं इसकी थोड़ी सी आपको मजीद वजाहत कर देता हूँ। पहले मुझे बताएं सिक्योरिटी क्या होती है। चलें थोड़ा सा मैं आपको इसको एलैबोरेट कर देता हूँ चीजें मजीद। सिक्योरिटी क्या होती है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन सिक्योरिटी, चलें आसान अल्फाज के अंदर, आप एक बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा कि जी मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या बेटा बैंक आपको लोन दे देगा? नो सर, वो पहले सिक्योरिटी नो सर। सिक्योरिटी मांगेगा। सिक्योरिटी के तौर पे क्या मांग सकता है आपसे? सर वो मांग सकता है कि अगर आपकी कोई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सर वो आपका सारा देखेगा स्टेटमेंट्स वगैरह। ओके अगर आप कि गवर्नमेंट आप लोन एम्प्लॉय पे नहीं भी हैं फिर? तो प्रॉपर्टी के कागज वगैरह मांग सकता है। सिंपल, वो प्रॉपर्टी मांग सकता है, गाड़ी के कागज मांग सकता है, यानी कोई ना कोई चीज प्लेज करवानी पड़ेगी। वो बेसिकली इसलिए जी सर। सिक्योरिटी मांग रहा है कि आप कहीं पैसे लेके ना भाग जाएं। इसी तरह बेटा जब कंपनीज को पैसों की जरूरत पेश आती है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो कहती है कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, लेकिन मैंने बैंक से लोन नहीं लेना, मैंने आप लोगों से इकट्ठा करना है लोन, यानी लोगों से इकट्ठा करना है, तो बेटा वो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज इशू करती है। उस सिक्योरिटी का नाम शेयर भी हो सकता है, उस सिक्योरिटी का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस सिक्योरिटी का नाम कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, बैंकर एक्सेप्टेंस भी, एंड हंड्रेड्स ऑफ पेपर मुख्तलिफ नामों से बेटा इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन उसमें से एक पेपर जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसका नाम है शेयर, अगर आप ये शेयर वाला पेपर खरीदेंगे तो यू आर कॉल्ड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? वो कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस वक्त पेप्सी कंपनी के कुछ शेयर खरीदा हुआ है तो मैं पेप्सी कंपनी का ऑनर कहलाऊंगा, चाहे मेरे पास एक ही शेयर क्यों ना हो। लेकिन मैं तो आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे क्या पता पेप्सी कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा है। पेप्सी कंपनी को चला कौन रहा है? पेप्सी कंपनी को बेटा चला रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते कहां से हैं? ये बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये थ्रू वोट आते हैं, और ये वोट कौन डालते हैं? शेयर होल्डर्स। यानी अगर मेरे पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो मेरे पास एक वोट है। जिस तरह बेटा इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले लें MNAs MPs को, हमारे पास हम MNA MPs को वोट डाल के सिलेक्ट कर देते हैं, वो हमारे BODs बन जाते हैं। फिर MNA MPs आगे जाके अपना वो जो वजीर आजम वजीर आला जो भी होता है वो पूरी kabina बन जाती है। अब इन लोगों का काम क्या है? ये जो हमने मैनेजमेंट सिलेक्ट की, इनका काम है कि ये मुल्क को इतनी अच्छी तरह से चलाएं कि फायदा किसको मिले? हम इस मुल्क के ऑनर्स हैं बेटा, हमारा यानी इस मुल्क के साथ हमारी मलकियत है, तो ये जितना अच्छा ये मुल्क को चलाएंगे फायदा किनको होगा? हम लोगों को फायदा होगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी लोगों को, हमारा रहन सहन अच्छा होगा, फैसिलिटेशन मिलेंगी हमें, अगर ये मैनेजमेंट सही तरह से काम करेगी। लेकिन अब देखिए बेटा
हमें इस वक्त नहीं पता एमएनए एमपी क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं पता इस वक्त वजीर आजम क्या डिसीजन लेने जा रहा है, हमें नहीं पता वजीर आला क्या डिसीजन लेने जा रहा है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ वोट के जरिए उनको सिलेक्ट कर दिया। सेम बेटा ये भी ऐसे ही होता है कंपनी के अंदर कि जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट डाल के बीओडीज को सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये जो बीओडीज हैं ये आगे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, लोअर लेवल स्टाफ, सारे का सारा स्टाफ ये लोग सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इनका गोल क्या होता है बेटा, इनका गोल ये होता है कि कंपनी को अच्छी से अच्छी तरह से चलाएं। जितना ये कंपनी को अच्छी तरह से चलाएंगे तो ये शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा, यानी हमें क्या फायदा होगा, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो बेटा वो जो पेपर आपने खरीदा है मार्केट से, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए है, आपने वो पेपर खरीदा। अब वो जो सिक्योरिटी जिसको मैं कह रहा हूँ बेटा, वो कंपनी का एक लीगल पेपर होता है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कंपनी आपके पैसे लेके भाग नहीं सकती। अच्छा, आपने कंपनी का शेयर खरीदा तो बेटा वो जो पेपर आपने खरीदा वो आपको दो तरह से प्रॉफिट कमा के देगा। एक तो बेटा उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा और दूसरा उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन मिलेगा। अब ये दोनों चीजें क्या है, डिविडेंड बेटा क्या होता है, ये मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बेटा याद रखिएगा, ये आगे हमारे न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होंगे। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पैसा जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम करती है, एंड दैट मनी इज कॉल्ड डिविडेंड। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और मार्केट में इस वक्त जो नंबर ऑफ शेयर जो पेपर्स हैं मार्केट में इस वक्त सपोज करें कि वो 1 लाख पेपर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, 1 लाख पेपर कंपनी ने इशू किया हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। नंबर ऑफ पेपर्स मार्केट में कितने इस वक्त, 1 लाख पेपर, तो हमारे पास आंसर निकला 5 रुपीज। इसका मतलब ये है अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको 5 रुपए डिविडेंड के मिलेंगे, यानी प्रॉफिट में से 5 रुपए उसको मिल जाएंगे। मेरे पास 10 शेयर थे पेप्सी कंपनी के, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 में तो 50 रुपए डिविडेंड के मिल जाएंगे। किसी के पास 1000 शेयर है, उसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो उसको 5000 डिविडेंड का मिल जाएगा, प्रॉफिट जिसे कहते हैं। किसी के पास 2000 शेयर थे तो वो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000 रुपए उसको डिविडेंड का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह ये 5 लाख जो प्रॉफिट था वो 1 लाख शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर दोगे उसको उतना ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। एक तो बेटा आपको डिविडेंड मिलता है अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, दूसरा उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन मिलता है। कैपिटल गेन बेटा क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर खरीदा, उसकी प्राइस थी 10 रुपए, ठीक है, आपने पेप्सी कंपनी का शेयर खरीद लिया। 10 दिन के बाद आपने मार्केट में प्राइस चेक की तो उसकी प्राइस हो चुकी थी 15 रुपए। तो आपने क्या किया, आपने वो पेपर रीसेल कर दिया। तो 10 रुपए का खरीदा था, 15 रुपए का बेच दिया, तो 5 रुपए आपको क्या मिला, कैपिटल गेन मिला। यानी सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है, मे बी आपने 10 रुपए का खरीदा हो तो कुछ दिनों बाद उसकी प्राइस गिर जाए, लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा कैपिटल गेन। तो दो तरह से बेटा ये प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड की सूरत में और कैपिटल गेन की सूरत में। अब एक लाइन में बोलने लगा, उसको याद रखिएगा। शेयर बेटा एक ऐसा पेपर है, मार्केट में जितने भी पेपर पड़े हैं जिस नाम से पड़े हैं, सिर्फ उसमें से एक शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको ओनरशिप देगा और उसके ऊपर आपको ये दो चीजें मिलेंगी जो मैंने अभी लिखा, डिविडेंड और कैपिटल गेन। इसके अलावा कोई भी पेपर किसी भी नाम से अवेलेबल हो, किसी भी नाम से अवेलेबल हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसके ऊपर आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। यानी आप कहते हैं कि मैंने पेप्सी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और वो आप ओनर नहीं कहलाएंगे, आप सिर्फ कंपनी के इन्वेस्टर कहलाएंगे। आपने कमर्शियल पेपर खरीदा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने बैंकर एक्सेप्टेंस खरीदा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने एंग्रो रुपया खरीदा, ये मैं मुख्तलिफ पेपरों के नाम बोल रहा हूँ जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। हाँ, अगर आपने शेयर खरीदा तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, अब डिविडेंड आपका हर साल चेंज होगा। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ये डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा, अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो आपको ये डिविडेंड कम मिलेगा। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है बेटा, इस बीओडीज का काम ये होता है कि इन्होंने कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करना है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। जितना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। जितना कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, और जब रेपुटेशन इंक्रीज होगी तो शेयर की प्राइसेस भी मार्केट में इंक्रीज होंगी। जब किसी चीज की बेटा डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड बेटा, शेयर की समझ आ गई? जी सर, यहाँ पे क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन पूछे बेटा पहले यहाँ पे। हाँ जी सर, यहाँ पे तो डिविडेंड और कैपिटल गेन की बात होगी, ये दोनों प्रॉफिट की अपना साइड पे आ रहे हैं,
ठीक है, अगर किसी ने शेयर खरीदा है और कंपनी को लॉस होता है तो क्या वो शेयर ओनर जो है उनको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा? डेफिनेटली बेटा। देखें, अगर आपको किसी साल डिविडेंड नहीं मिलता तो वो आपका लॉस ही है ना, एक कंपनी उसको लॉस हो गया। हाँ, अब शेयर की प्राइसेस भी गिर गई मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का शेयर खरीद के रखा था, मार्केट में वो 5 रुपए का रह गया, तो आप उसको होल्ड कर लें। आप वेट करेंगे, हो सकता है प्राइसेस मजीद महंगी हो जाए, हो सकता है वेट 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 करते रहे, हो सकता है कंपनी किसी वक्त तक बूम में चली जाए। लेकिन अगर वो नहीं जाती और आप अपने शेयर को बेच देते हो मार्केट में, तो डेफिनेटली बेटा अगर 10 का खरीद के आपने 5 का बेचा है तो 5 रुपए आपको लॉस ही हुआ ना। अक्सर मूवीज में नहीं देखते, वो कहते हैं शेयर की प्राइस जी। गिर गई तो वो बंदा जो है वो फिर क्या होता है, लॉस हो जाता है। ये वही चीज है बेटा। स्टॉक एक्सचेंज इसी बेस पे काम कर रहा है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब इसमें एक चीज सर पूछने वाली है, इसमें जो एक चीज सर पूछने ये वाली है, एक मिनट बेटा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें एक चीज जो पूछने वाली है वो ये है कि अगर कंपनी डूब जाती है, फॉर एग्जांपल कंपनी का दिवालिया हो जाता है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाएगा। नो, मुझे क्या लॉस होगा? मुझे सिर्फ वो लॉस होगा जो मैंने पेपर खरीदे थे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10,000 के शेयर खरीदे थे तो मुझे 10,000 का लॉस होगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो 1000 है चाहे वो 2000 शेयर होल्डर्स हैं, उन सब की जो लाइबिलिटीज होती है बेटा, वो क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम लॉस क्या होगा आपको? जो आपने शेयर में पैसा लगाया था, बस वही डूबेगा आपका। ये नहीं कि मैंने आज पेप्सी कंपनी का शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल कोई 10,000 के मैंने शेयर खरीदे, पता चला जी एक हफ्ते बाद कंपनी डूब गई, तो 10,000 के बदले में अपनी गाड़ी अपना घर नहीं बेचने दूंगा उनको, वो सिर्फ 10,000 मेरा लॉस हो जाएगा। जो मैंने पैसा लगाया था वो डूब गया, दैट्स इट। जी, अब आप पूछें, कुछ पूछना चाह रहे थे सर हम स्टॉक एक्सचेंज से सर ये शेयर खरीद कैसे सर ये सकते हैं, कैसे बताएं अकाउंट बना सकते हैं? शेयर अच्छा बढ़ने चलिए, और ये तो कम होने की आप क्या मुझसे वजह तरीकाकार पूछ रहे हैं, मैं होती है? तरीकाकार बता देता हूँ। और इसके अलावा सर ये जो लिमिटेड लायबिलिटी सर, अगर इसके अंदर लॉस होता है तो ये जितने शेयर होल्डर्स हैं वो तो अपनी जो एसेट्स हैं उनको नहीं बेचने देंगे, तो वो लॉस कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट बियर करेगी? नहीं, कोई भी बियर नहीं करेगा। सुने, उसमें ये होता है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं उन एसेट्स को बेचा जाएगा। जो कंपनी के एसेट्स है, फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी अगर चल रही है तो उसकी मशीनरी भी लगी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, उसका बहुत कुछ है तो उसने लगाया, वो सिर्फ उनको बेचा जाएगा। और एक लिस्ट बनेगी जी कि फला फला बंदों के पैसे देने हैं। जिन जिन बंदों के पैसे दे दिए, जहां पे आके पैसे खत्म हो गए, तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। बाकी सारे लोग डूब जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। हमारा भी तो डूबा है ना, हमने जो शेयर खरीदे थे, हमें कौन से पैसे वापस मिल रहे हैं? तो कभी आप ऐड देखें, जब ड्रामा वगैरह देखते हैं तो अक्सर आप ऐड देखते होंगे, पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड, कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड जिस बिजनेस के एंड पे लिमिटेड का वर्ड आएगा, अंडरस्टूड है कि उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। आपने उनके साथ काम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। यानी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, मैंने उसको उधार देना कि नहीं देना। भाई तो ना दे उधार, आपको पता है भाई अगर ये डूबी तो इसने मेरा पैसा ले डूबना है। यानी आप उसको लीगली तौर पे चैलेंज नहीं कर सकते, और ना ही गवर्नमेंट बियर करेगी। जिसका पैसा डूब गया डूब गया, और कंपनियों के साथ ऐसे ही होता है, बट अक्सर लोग डूब जाता है पैसा उनका, तो गवर्नमेंट तो नहीं पे करती फिर यार एक को। जी सर। मतलब सर सर सीईओ कुछ कंपनी में बैंक कौन जो सा हैं होता वो होगा भी फिर? लिमिटेड हैं, तो अगर हम बैंक में पैसे रख पाते हैं और बैंक में मतलब वो लॉस हो जाता है तो वो हमें पैसे भी नहीं बैंक इज मिलेंगे? नॉट अ कंपनी बेटा, बैंक इज नॉट अ कंपनी। आप जो बैंक सर वो एग्जांपल होता ले है ना रहे, हाँ HBI बैंक, हाँ मैं बता बैंक। देता हूँ, सॉरी। अगर अगर लेकिन सर बैंक ने लिमिटेड तो शेयर्स लिखा ऑफर होता किए है हुए ना। मार्केट में, अगर बैंक्स ने शेयर्स ऑफर किए हैं, जैसे नेशनल बैंक के भी शेयर अवेलेबल है, पंजाब बैंक के भी शेयर्स अवेलेबल हैं, फलां बैंक के भी शेयर्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बैंकों के अंदर वो शेयर्स लगाए हैं। वो जो शेयर्स के अंदर पैसा लगाया हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि मैंने एनबीपी के इतने शेयर्स खरीदे हुए और बैंक डूब गया तो वो पैसा डूब जाएगा। जो बैंकों के अंदर पैसा रखा हुआ, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो तो बेटा गारंटी बैंक गवर्नमेंट दे रही है ना कि इन बैंकों में पैसा रखवाएगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, तो दैट रिस्पॉन्सिबल इज, उस पैसे के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आपने नेशनल बैंक का कोई प्रोडक्ट खरीद के रखा हुआ है या उसका कोई शेयर खरीद के रखा हुआ, अगर वो डूब जाता है तो फिर गवर्नमेंट उसका पैसा वापस नहीं करेगी आपको। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट का अदारा है तो फिर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। अगर वो गवर्नमेंट का अदारा नहीं तो गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो बैंकों में जो पैसा रखवाया हुआ है, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। वो तो आपने एक पैसा रखवाया हुआ है, जस्ट वो लोग आगे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो पैसा आपकी जब मर्जी निकलवा लें, उसके लिए स्टेट बैंक आपको गारंटी देता है। लेकिन इन बैंकों के शेयर भी है मार्केट में, देखिए आप स्टॉक मार्केट उठा के देखें, आपको एचबीएल के शेयर भी मिलेंगे, आपको पंजाब बैंक का भी शेयर मिलेगा, आपको फलां बैंक का भी शेयर मिलेगा, आप वो शेयर खरीद लेते हैं। और दूसरी तरफ वो चीज डूब जाती है तो पैसा आपका शेयर के साथ डूब जाएगा आपका भी। लेकिन जो बैंकों में पैसा पड़ा है वो नहीं डूबेगा, वो तो अकाउंट्स में है ना बेटा आप लोगों के। दैट इज द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से फिर कोई बंदा पैसा रखवाएगा नहीं। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं सर किसी भी कंपनी के?
इसमें बेटा आपको देखिए एक अदारा होता है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो आपकी प्रोजेक्ट्स, आपके एसेट्स, हर चीज का एनालिसिस करने के बाद आपको बताता है कि आप मैक्सिमम मार्केट में इतने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने मेरा पहले देखा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास क्या क्या एसेट्स अवेलेबल है, मैं कौन सा प्रोडक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, और उसने मुझे परमिशन दे दी कि आप 50,000 शेयर ऑफर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं मैक्सिमम 50,000 शेयर ऑफर कर सकता हूँ मार्केट में, इससे ज्यादा नहीं ऑफर कर सकता। अगर मुझे दोबारा ऑफर करने पड़ेंगे तो मुझे दोबारा SECP से लाइसेंस लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जी भाई मुझे मजीद पैसे चाहिए, तो मैं क्या मजीद ऑफर करूँ, अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो फिर आप ऑफर करते हैं। इस तरह अगर आप सर दूसरा मतलब अगर आप सर मैंने आपसे पूछा था, चलेंगे तो एक मिनट में बात कंप्लीट करें, अगर आप बगैर किसी कानून के चलेंगे तो फिर हर कंपनी रोज अपने कोई ना कोई चीजें लेके मार्केट में आ जाएगी, बेच के पैसे लेके आपको भाग सकती है। जी मैं आपको कह दे जी आपको टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदारा है बेटा आपका, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसको रेगुलेटरी बॉडी है, उसको मॉनिटर करता है। ठीक, आप पूछें। सर एक BOD है ना, हमने जी जी सर जब हम शेयर होल्डर हो जाते हैं तो हमारे पास एक वोट आ जाता है सर, इसी तरह जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान के सारे शेयर होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट जो हमारी BOD है, तो सर इसके लिए हमने ये कहा था कि हमारे पास सिक्योरिटी होती है, तो सर एवरी पर्सन में जो पाकिस्तान के अंदर है तो उसके पास क्या सिक्योरिटी है सर इस BOD के बारे में? बेटा मैंने आपको एग्जांपल दी थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपके पास ये सिक्योरिटी, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारी सही तरह से काम नहीं कर रही, तो क्या हम केस नहीं कर सकते? क्या हम मार्केट में उसमें अदालत में नहीं जा सकते? क्या हम स्ट्राइक्स नहीं कर सकते? हम उसको गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैंने वो जो एग्जांपल दी थी ना बेटा आपको, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अंडरस्टैंड करवाने के लिए। उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपने एक वोट दिया तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट आपके पास प्लेज रखवा दिया, नो। अंडरस्टैंड ये करवा रहा था कि उन लोगों ने हमारे लिए काम करना है। इसी तरह जब हम BODs को सिलेक्ट कर देते हैं तो BODs ने हमारे लिए काम करना है। अब ये जो मैंने आपको शेयर की एग्जांपल दी थी ना पेपर की, अच्छा मैं अगर एक कोई बंदा मार्केट में आपके पास आता है, ABC कंपनी आती है, वो आपसे कहती है कि मुझे 10 रुपए दे दो, तो आप 10 रुपए देंगे उसको? नहीं देंगे, आप उससे सिक्योरिटी मांगोगे। इस तरह बैंक मांगता है सिक्योरिटी आपसे, आप बैंक में चले जाओ, आप जितने मर्जी नामी ग्रामी हो, आप बैंक में जाए, उनसे कहे मुझे इतने लाख का लोन चाहिए, तो वो कहेगा भाई प्रॉपर सिक्योरिटी दो। इसी तरह जब कंपनी आपके पास आती है तो आप उससे कहोगे सिक्योरिटी दो। तो कंपनी को अपना बचाने के लिए, कि लोगों का ट्रस्ट देने के लिए, कंपनी आगे से आपको क्या देती है? कंपनी आपको एक पेपर दे देती है कि भाई ये पेपर मेरे नाम का है, आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बात फॉलो की? बिजनेस को गवर्नमेंट के साथ अटैच मत करें। मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से रन होता है, BODs का मतलब क्या है, चलाने का मतलब क्या है। तो जिसके पास ही वो जो पीस ऑफ पेपर उसने दिया, उसने कंपनी ने हमें दिया, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी बन गई कि भाई हमने इस कंपनी को 10 रुपए दिए। अब वही पेपर आगे सेल होगा, रीसेल होगा, मुझे बेच दोगे, मैं आगे बेच दूंगा, उसके साथ साथ जिसके पास जाता जाएगा उस पेपर के ऊपर नाम चेंज होता जाएगा, मेरे पास आएगा मेरा नाम हो जाएगा, आपके पास जाएगा। जिस तरह गाड़ी का आप खरीदते हैं तो गाड़ी आप ट्रांसफर करते हैं, जब अगले बंदे के पास जाते हैं तो उसके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाती है, गाड़ी तो वही रहती है। तो कंपनी के अंदर जो पेपर्स का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को जब पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो कंपनी फिर उनको ट्रस्ट दिलवाने के लिए पेपर इशू करती है। उन पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको उसमें से एक पेपर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम शेयर है, और सिर्फ ये शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको ये फैसिलिटीज देता है जो मैं बता रहा हूँ, ऑनरशिप देता है। इसके अलावा उसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लें तो आप शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे, ना ही आप वोट डाल